Okay, mixture of strong acid and bases. ठीक है, how to do? Mixture of a strong acid, strong base. First, strong acid plus strong acid. H plus जो होगा वो होगा N1V1 plus N2V2 बाई ये भी जो भी होगी बाई V टोटल, मतलब सिग्मा एन वी बाई वी टोटल है ना। और मोलैरिटी गिवन है तो उसमें एन फैक्टर्स मल्टीप्लाई करना होगा। नॉर्मलिटी क्या होता है, N1 इंटू मोलैरिटी V1 प्लस N2 M2 V2। नॉर्मलिटी इतना होता है बाई वी टोटल। अब स्ट्रॉन्ग एसिड था तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, इसमें OH माइनस आएगा, OH माइनस भी N1V1 प्लस N2V2 बाई वी टोटल। N1 को N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2, ये कंसेंट्रेशन टर्म में किया था उन्होंने, हो सकता है भूल गए हो, बाई वी टोटल। थर्ड, strong acid plus strong base. If acid is in excess, H plus will be acid कर ले लो NaVa minus NvBb, base का माइनस करो by V total. If base is in excess, तो OH माइनस बचेगा, वो कितना होगा, सिग्मा NvBb माइनस सिग्मा NaVa by V total। तो ये सब कंसेप्ट हमने पहले किए थे, याद आया सबको। अब क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। कैपिटल N मतलब नॉर्मलिटी। वाटर का लेवलिंग इफेक्ट आता है, कितनी भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, HCl HBr HI HNO3 H2SO4 सबको बोलता है कि सेम है वो, क्यों, वो सबको 100% डिसॉल्व कर देता है, तो सब में 100% H प्लस आता है, तो ये लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर कहलाता है। जबकि इन जनरल HI स्ट्रॉन्गर देन HBr देन HCl, यदि तुम डिफरेंट सॉल्वेंट लोगे तो उसमें अलग अलग सॉल्युबिलिटी दिखेगी। ओके, हाँ, अब दो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। अच्छा, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, भूल गया तो एग्जांपल से देखें। जैसे क्वेश्चन हो गया 20 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 प्लस 30 ml of 0.2 मोलर HCl प्लस 150 ml वाटर। तो वाटर का सॉल्वेंट होगा, इससे H प्लस नेग्लिजिबल आता है, 10⁻⁻7 आता है ना। H प्लस जब तुम्हें निकालना होगा टोटल तो कितना होगा, 20 इंटू 0.1 इंटू 2, 30 इंटू 0.2 इंटू 1 बाई V टोटल, 20 इंटू 0.1 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 0.2, इतना मिलीमोल HCl हुआ ना, तो H प्लस भी उतना ही मिलीमोल आएगा बाई टोटल वॉल्यूम। वाटर से H प्लस लोगे भी तो 10⁻⁻7, यहाँ 10⁻⁻7 ऐड भी कर दे तो फर्क नहीं पड़ता वो।
नेग्लेजिबल हो गया। अब ये रहता है 20 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल H2SO4, H प्लस भी उतना ही रहता है, 0.3 होता है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। H प्लस जो यहाँ पे आता है 20 इंटू 0.3 इंटू 2 नहीं लिखेंगे अब हम लोग, वो इंटू 2 नहीं रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे ये चेक पॉइंट, ये ध्यान रखना 2 नहीं आएगा। इंटू 30 इंटू 0.1, ये मोलर हो या नॉर्मल हो दोनों तो सेम ही आएगा ना इसका, HNO3 का मोलारिटी नॉर्मेलिटी। एक्चुअली 0.3 नॉर्मल मतलब मोलारिटी कितनी हो जाएगी, 0.3/2 मोलर हो जाएगा। H प्लस वापस 0.3 ही आ जाएगा ना। हाँ, प्लस आएगा बीच में। हाँ, तो 0.3 नॉर्मल का 0.2 हम कर सकते हो इंटू 2। ये कंसेप्ट पता नहीं क्यों सब रॉन्ग करते हैं। देख लो, अभी क्लियर हुआ। सिमिलरली बेस का भी यही होता, 30 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल COH ट्वाइस प्लस 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH। तो यहाँ POH कितना आएगा, POH के लिए तो OH माइनस बताओ, OH माइनस कितना लग रहा है कि है?
बोलो आंसर हुआ अभी। जीरो पॉइंट टू टू। ओके, तो लेट आंसर ऐसे कैसे? 11/50, दो ही आंसर हुए और लोग। हाँ अभी आंसर हुआ 11/50। पीओएच शॉनिस 0.7, 0.22। 11 RN 11/50, स्लोप 11/50। अक्षत, शुभम, ठीक है। हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई टू से कब नहीं करोगे? जब नॉर्मालिटी हो गया तो बताया था ना इक्विवेलेंस में। नॉर्मालिटी में 0.3 इक्विवेलेंट्स ये OH ट्वाइस का है, तो 0.3 इक्विवेलेंट कैल्शियम भी होगा, 0.3 इक्विवेलेंट OH भी होगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, नॉर्मालिटी होगा तो डायरेक्ट 30 × 0.3। इतना इक्विवेलेंट पर लीटर COH ट्वाइस का भी है, इतना इक्विवेलेंट पर लीटर कैल्शियम का भी होगा, इतना इक्विवेलेंट पर लीटर OH माइनस का भी होगा। जितना इक्विवेलेंट है उतना ही मोल भी होगा। नहीं तो तुम मोलारिटी में कन्वर्ट करके लाओगे तो भी तो वही हो गया ना, 0.2 ये COH ट्वाइस हो गया। तो इससे ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कैंसिल होगा, OH माइनस उतना ही आ जाएगा ना, इंटू 0.3 ना। 20 × 0.1 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 50, वाटर ऐड किया नहीं तो ये होगा। ठीक है, अब थोड़ा फर्स्ट का आंसर बता दो तुम लोग। कितने लोग आंसर आया फर्स्ट? डन, सार्थक, ओके। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 1 3 आया था, थर्ड भी देख लो। फर्स्ट में देखो क्या हो गया। एक्वस स्ट्रॉन्ग एसिड pH 5 है, मतलब H+10⁻⁻5 होगा। pH 5, ये सब तुरंत होना चाहिए। -log H+ = 5, log H+
-5 H + 10⁻⁻5 और इसका V वॉल्यूम दूसरे वाले से किया गया, उसका 10⁻³ है। तो दोनों का H+ मालूम है, पहले से कितना हो गया, V ml ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, 10⁻5 मोलर HCl प्लस V ml ऑफ 10⁻³ मोलर HCl। वही M1 V1 अप्लाई करो, बताओ आंसर। हाँ तो H+ जो होगा 10⁻5 इंटू V प्लस 10⁻³ इंटू V बाई टोटल 2V। इसको कैलकुलेट करो, H+ आएगा, देन पीएच कैलकुलेट करो, देखो आंसर आ जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मेटल हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला MOH4 है इज 50% आयोनाइज्ड, मतलब 50% ब्रेक होगा, 50% एज इट इज पड़ा रहेगा। तो जो ब्रेक होगा उसी से OH माइनस आएगा। इट्स 0.025 मोलर सॉल्यूशन विल हैव द पीएच, मतलब मोलैरिटी गिवन है 2.5 इंटू 10⁻³ 2.5 इंटू 10⁻³ मोलार है और उसका MOH4 ले लो। हंड्रेड परसेंट आयोनाइज्ड, OH माइनस कितना आ जाता, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 4, बट 50% आयोनाइज होगा, हाफ ब्रेक हुआ था, हाफ तो वेस्ट हो गया। तो जो वेस्ट हो गया उसको छोड़ दो, जो हाफ है वो तो बताओ। 2 इंटू 10⁻³ इंटू 4 होना चाहिए था बाई 50%, यही आएगा ना। हाँ तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻³ तो पीओएच कितना होगा, ये बोला था डायरेक्ट लिखना सीख लेना, 3 माइनस log 4, यही आंसर होगा। और log 4 कितना है, 2 log 2 ना, मतलब 0.6 ना, तो 2.4 आएगा ना। OH माइनस था वो, हाँ पीओएच है वो 2.4, तो पीएच कितना हो गया 14 माइनस 2.4, 11.6 था। हाँ ओके डन, ठीक है, तो ये भी हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। 11.7 है, ओके कुछ मिस हो रहा है क्या। हम्म, बराबर है ना, बुक में ऑप्शन है 11.7, ओके तो क्या आना चाहिए 11.6 ना, 11.7 कैसे आ सकता है। नहीं यही होगा, 11.6 ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद तुम लोगों ने बोला क्वेश्चन नंबर 7 और 8, और हमने बोला था 7 और 8, ये देखो। हाँ तो 8 में 7 तो 4 तो हो ही गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ H+ प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन जिसका पीएच 13 है। पीएच 13 है मतलब H+ 10⁻13 है, 10⁻13 मोल पर लीटर है, 1 लीटर में 10⁻13 मोल, तो 1 ml में कितना मोल, इनटू एवोगाड्रो करो, देखो तो आंसर आ रहा है। आदित्य क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ओके
आदित्य गायकवाड, नहीं इसमें वीक एसिड, उसे छोड़ दो। 4 में वीक एसिड भी, वो नहीं करो, वो अभी करने वाले हैं हम लोग। डन। ओके 4 भी आ गया ना? हाँ 7 जैसे बताया मैंने, पीएच 13 था तो 1 ml में कितना है, ठीक है। किलो का आंसर आ गया, गुड। पीएच 13, H प्लस 10⁻⁻13, 10⁻⁻13 मोल पर लीटर। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 1000 ml में 10⁻⁻13 मोल। 1 ml में 10⁻⁻13 बाई 1000 मोल। तो नंबर कितना होगा, 10⁻⁻13 बाई 1000 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतना H प्लस आयन होगा। ओके डन, ये बिगनेस बॉक्स। ओके क्वेश्चन नंबर 8। 8 में के दिया हुआ, वीक एसिड है, छोड़ दो। ठीक है डन, चलो आगे करते हैं। यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। हाँ पीएच ऑफ वीक एसिड डिसोसिएशन।
pH of a weak acid solution. pH of a weak acid solution क्या होगा? जैसे HA एक्वस है, हमारा H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस एट T इक्वल टू 0. HA अब वीक एसिड है तो 100% डिसोसिएट हुआ नहीं, तो मान लो तुमने C मोल पर लीटर लिया, C मोलार, तो स्टार्टिंग में 0 था, तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये जो ब्रेक कर गया C1 माइनस अल्फा, तो ये कितना आएगा? C अल्फा ये लिखना बताया था, दैट इज C माइनस C अल्फा ना, तो C अल्फा ब्रेक हुआ तो ये दोनों C अल्फा आएगा। ये बोला था कि इसको याद कर लेना, या C हटा दो तो 1 माइनस अल्फा ऐसे 1 माइनस अल्फा से क्या होगा? ये अल्फा और अल्फा ना, राइट? फिर उसको C से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, ये एक बार में लिखना आती है, C अल्फा से C1 माइनस अल्फा से C अल्फा एंड C अल्फा। अब अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब Ka कितना होगा? ये वाटर में जाने के बाद ही होगा, बट वाटर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाटर के कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे K हो गया ना, यहाँ पे वो हो गया H प्लस इंटू A माइनस बाई HA इंटू H2O। तो पूरे आयोनिक में ये तो फिक्स है कि H2O ऑलमोस्ट 1000/18 होगा, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब ये कांस्टेंट है तो इसको रखेंगे ही नहीं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया K इंटू H2O से, HA प्लस H2O था ऐसे, तो H2O को K से मल्टीप्लाई करोगे तो एक न्यू कांस्टेंट K आ जाएगा, जैसे KB आ जाएगा, KW आ जाएगा, KH आ जाएगा। K इंटू H2O 1000/18 इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस गिव्स आउट HA, तो ये K हो गया। तब इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बस अब कहीं भी पूछे K, KB, KW, KH इस तरह से कुछ लगा हुआ है तो समझो कि H2O नहीं लिखना। ये किस इक्वेशन को रेफर कर रहा है कि HA गिव्स आउट H प्लस एंड A माइनस, C1 माइनस अल्फा था तो ये हो गया C अल्फा एंड C अल्फा। इसका K नोन है तो K क्या हो गया? आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइज हो रहा है ना ये, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो K का वैल्यू C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C1 माइनस अल्फा, ये हो गया C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा K। यहां से मान लो K नोन है, C नोन है, तो अल्फा आ जाएगा, और H प्लस चाहिए तो वो कितना होगा? C अल्फा, अल्फा आ जाता है यहाँ से H प्लस आएगा। ये दो इक्वेशन लर्न कर लेना, कई क्वेश्चन में तुम्हें K नोन होगा, H प्लस नोन होगा, K भी नोन है, H प्लस भी नोन है, और अल्फा पूछा हुआ है, तो डिवाइड कर दोगे दोनों को तो सिर्फ अल्फा बच जाएगा, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो वाला क्वेश्चन आएगा ही, देखना है होगा, बट यहाँ से एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, है ना। इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल, जो यूजुअली होता है, वीक एसिड मतलब अल्फा बहुत कम ब्रेक होता है ना, अल्फा इज लेस देन 5%, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? लेस देन 0.05, 5% मतलब 1 के रेस्पेक्ट में 0.05 ना, तो 1 माइनस अल्फा को क्या लिख दोगे? जैसे 1% है तो अल्फा के वैल्यू हो गया 0.01, तो 1 माइनस अल्फा 0.99, ऑलमोस्ट 1 ही हो गया। हाँ 2% है, तो नेग्लेजिबल जब होगा तो प्लस माइनस में नेग्लेजिबल होता है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं। अल्फा नेग्लेजिबल है तो मल्टीप्लीकेशन मैटर कर जाएगा। जैसे तुम्हारे पास 1 लाख रुपीज है, किसी ने 1 रुपीज दे दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, बट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे 1 लाख है इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.01, तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बट एडिशन करोगे 1 लाख प्लस 0.01 तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्क नहीं पड़ता अप्रोक्सीमेशन में।
हाँ, तो यहाँ पे के क्या लिख देंगे हम लोग, सी अल्फा स्क्वायर माइनस वन माइनस अल्फा, इफ अल्फा इज, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, लेस देन 5%, मतलब अल्फा इज लेस देन 0.05, तो वन माइनस अल्फा ऑलमोस्ट वन हो जाएगा, तो के का वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर बच जाएगा। भाई ये वन ही रह गया ना, तो अल्फा का वैल्यू रूट के है भाई सी। ये यहां से अलग केस हो गया, जब वो अप्रोक्सीमेशन होगा तो अल्फा इतना आएगा, देन एच प्लस का वैल्यू जो होगा सी अल्फा, सी इंटू रूट के बाई सी, इसको रूट के इंटू सी लिख सकते हैं हम लोग, सी को स्क्वायर रूट कर लो तो सी स्क्वायर हो जाएगा। ना अब हम लोग को पीएच चाहिए, एक तो आ गया एच प्लस इक्वल टू रूट के इंटू सी, ये भी एक फॉर्मूला होगा, के नोन है सी नोन है तो एच प्लस बता दोगे। एक अल्फा पूछता है क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला है, केवल फॉर्मूला ही पूछता है, के और सी नोन है तो अल्फा नोन है, एच प्लस भी नोन है। नाउ पीएच के लिए माइनस लॉग एच प्लस चाहिए, या टेकिंग पी बोथ साइड क्या लिखोगे, टेकिंग पी बोथ साइड विल बी पीएच पी रूट के बाई सी, तो जो पावर होता है तो बाहर आएगा, हाफ पी के ए प्लस पी सी, यही है ना, हाँ पी के ए प्लस पी सी, पीसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये माइनस लॉग सी ना, हाँ कांस्टेंट को पी के टर्म में रखोगे, इसको नहीं, टेकिंग पी बोथ साइड एक बार में कर पाओ तो बेटर, क्योंकि पी भी माइनस लॉग है, नहीं तो फिर वो लॉग लेना तो आता ही है तुम्हें, इसको लॉग ले लोगे तो हाफ बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, लॉग के ए प्लस लॉग सी ना, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस लॉग एच प्लस इक्वल टू हाफ माइनस लॉग के माइनस लॉग सी, और लॉग के को पी के कर दोगे, पी के ए माइनस लॉग सी। तो ये तभी वैलिड है जब अल्फा नेग्लेजिबल हो रहा हो, लेस देन 5% है, ओके। के का वैल्यू सी अल्फा द होल स्क्वायर आएगा ना, हाँ रूट के इंटू सी है, के का वैल्यू, के का वैल्यू तुम बोल दो कि एक का वैल्यू सी अल्फा था, हाँ आदित्य, एक का वैल्यू सी अल्फा तो था, तो क्या होल स्क्वायर आएगा ना, हाँ ये सी को नहीं, ये रूट के इंटू सी बोलो, ये सी को अंदर जब तुम लेके जाओगे तो सी स्क्वायर होएगा, फिर सी कैंसल, रूट के इंटू सी आएगा, फिर नहीं सही है सर, हाँ सिर्फ मोनो बेसिक के लिए आंसर, डायबेसिक ट्राइबेसिक करने वाले हम लोग, चलो ये क्लियर है ना। ओके, तो अब इस पे क्वेश्चन बता दो, पीएच ऑफ फर्स्ट 10⁻³ मोलर CH3COH, एसिटिक एसिड ही देगा तुम्हें हर जगह, क्योंकि इसका के एनसीईआरटी में डेटा 1.8 इंटू 10⁻⁵ मैंने बोला था कि ये रहे ना तो पीके डायरेक्ट याद कर लो, 4.74, 5 माइनस लॉग 1.8, तो ये 4.74 लर्न करने को बोला था, है ना। हाँ, दोनों केस में मुझे H प्लस का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, ओके। सेकंड केस तुम लोग को प्रॉब्लम करेगा, सॉल्व करो, जस्ट आए से सॉल्व करके रखो तो।
सबके आंसर हो गए? 3.87 तो ठीक है। दूसरा pH 6। फानिस तूने आंसर किया कैसे? pH 6 ही होगा, सबका आंसर 5.3 से बनाया होगा। 5 and 6 आ रहा है। सानिस ने एक आंसर तुमने पढ़ा होगा फिर इधर, सबने 5.37 किया होगा। अच्छा, इलिस्ट्रेशन में। हाँ, नहीं तो ये इसका आंसर करना मुश्किल है पहली बार में। देखो, वो फॉर्मूला तब वैलिड है जब अल्फा नेग्लेजिबल हो। जैसे एच का मैंने लिखा, क्या क्या लिखा, के का वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, यहां से अप्रोक्सीमेशन आ गया। अल्फा नेग्लेजिबल तो केस 1, अल्फा का वैल्यू रूट के बाई सी आ जा रहा है, और इसके अकॉर्डिंग एच प्लस आ जा रहा है रूट के इंटू सी, और पीएच का वैल्यू हाफ पी के माइनस लॉग सी। ये तब जब नेग्लेजिबल हो। सेकंड, अल्फा इज नॉट नेग्लेजिबल, देन सॉल्व क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा ना, टू गेट अल्फा है ना, टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा ये करना होगा। इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा देन अल्फा नोन हो गया, देन एच प्लस का वैल्यू सी अल्फा। तो फर्स्ट केस की हम लोग बात करें, 10⁻³ मोलर CH3COH, तो यहाँ के का वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁵। तब तो पीएच यहाँ पे ठीक है, हाफ पीके माइनस लॉग सी। बाद में याद रखना, ये फॉर्मूला भी नहीं याद आएगा, हाफ पीके माइनस था कि प्लस था। +3 हो गया ना, 2.87। ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत डाइल्यूट होगा तो इवन वीक एसिड 100% डिसोसिएट होता है। तो पीएच का वैल्यू तुम्हारा आ जा रहा होगा हाफ इंटू पीके 6 प्लस 3.87। ओके, ये आ रहा है 3.87। ओके, तो हाफ 4.74 प्लस 6 5.37, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज पीएच ऑफ 10⁻⁻6 मोलर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का pH 6 आता है। तो फॉर वीक एसिड क्या होना चाहिए? pH शुड बी ग्रेटर देन 6। ये तो डाइल्यूट है ना, तो 7 की ओर जाएगा। जितना pH कम होगा उतना वाटर जैसा होता जाएगा, वाटर जैसा हो गया तो 6.9 6.99 ऐसे जाएगा ना। तो जितना pH स्ट्रॉन्ग एसिड का है, वीक एसिड का तो pH उससे ज्यादा ही आना चाहिए। वो तो वीक इसीलिए कहला रहा है ना। तो pH ऑफ 10⁻⁶ मोलर Cl is 6, तो pH ऑफ 10⁻⁶ मोलर एसिटिक एसिड विल बी 6.01 6.02 ऐसे कुछ आना चाहिए। 6 से थोड़ा तो ज्यादा आना ही चाहिए ना। ये फिजिबल नहीं है, तो कहाँ पे रॉन्ग हो गया? अल्फा में रॉन्ग हो गया। इसकी अल्फा की हम लोग बात करें तो अल्फा में उन्होंने कितना लिया है, वो फॉर्मूला मतलब अल्फा का वैल्यू रूट के बाई सी लिया। बाई सी कितना हो गया? 10⁻⁻3। ये कितना हो गया?
10⁻⁶ था सर, √18, ऑलमोस्ट 4.2 वगैरह कुछ मान लो। अल्फा क्या है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अल्फा 400% डिसोसिएशन कहाँ से हो सकता है, वीक एसिड ज्यादा से ज्यादा 100% डिसोसिएट होगा, 400% लेना ही रॉन्ग था। मतलब ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है, सब जो उन्होंने अप्लाई किया वो फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है। तो कब फॉर्मूला वैलिड है कब नहीं है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो वैलिड नहीं होगा, इतना डाइल्यूट कि 100% ब्रेक हो। अल्फा 4.2 ना सही, कुछ तो आया ही होगा, कितना होगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, 1.8 इंटू 10⁻⁵, c इक्वल टू 10⁻⁶ अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू बताओ तो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, एक अप्रोक्सीमेशन बताओ। ओके कितना आया, हाँ सो बताओ। अल्फा कितना आ रहा है, ये 6.1 आ गया सर, तो अल्फा कितना है, आई थिंक 0.95 आया ना, ठीक है। ठीक है, सार्थक ने कैलकुलेट कर लिया, तो ये 95% डिसोसिएटेड हो गया। तो ये वीक कहाँ रह गया, ये तो 100% डिसोसिएशन की ओर जा रहा है ना। ये H+ कितना हो जाएगा,
C इंटू अल्फा, तो C हो गया 10⁻⁻6, अल्फा हो गया 0.95, हो गया 9.5 इंटू 10⁻⁻7, तो pH विल बी 7 माइनस लॉग 9.5, तो 6 से ग्रेटर कुछ आना चाहिए था, 6 से ग्रेटर आ गया 6.1, लॉग 9.5 एग्जैक्ट कर लो, कैलकुलेटर यूज करो, लॉग 9.5 0.98, 0.98 मतलब 6.02। ओके, तो समझ में आया ना कहाँ पर गड़बड़ हो रहा था। तब हम लोग को स्टार्टिंग में कैसे मालूम चलेगा कि कब फॉर्मूला अप्लाई करें कब नहीं करें, कब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है कब नहीं करना है। इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। वो H2SH+ लेना अभी भी कम पड़ जाएगा। H2O से मतलब एक 9.5 है और एक ऑलमोस्ट लोगे तो हाँ उससे भी आ सकता है, फिर वो थोड़ा सा आएगा। 9.5 इंटू 10⁻⁻7 अप्रोक्सीमेशन लोगे तो उससे 0.5 इंटू 10⁻⁻7 कुछ आ जाएगा, या 0.6 वगैरह। बट 9.5 के सामने वो 9.5 इंटू 10⁻⁻7, वो 10⁻⁻7 तो बहुत कम दिख रहा है, तो उसे छोड़ सकते हो। यहाँ पे एक ट्रिक देता हूँ मैं। व्हेन रूट के बाई सी इज लेस देन 0.1 मतलब 10%, देन रियल अल्फा जो है इज लेस देन 5%, देन neglect अल्फा एंड यूज फॉर्मूला। तो पहले ही रूट के बाई सी चेक कर लो, वो यदि 0.1 से कम दिख रहा है ना, 0.1 या 0.1 से कम भी दिख रहा है, तो रियल अल्फा जो आया, ये अल्फा कहाँ से आ गया, रूट के बाई सी था ना, ये अल्फा रूट के बाई सी आफ्टर नेग्लेक्शन था, नेग्लेक्ट करने के बाद। ठीक है, नेग्लेक्ट करने के बाद था वो, तो नेग्लेक्ट करने के बाद वाला वैल्यू यदि 10% से कम है तो तुम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, रियल अल्फा 5% से कम आएगा। इसी पे एक ओसवाल्ड डाइल्यूशन आया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे वीक एसिड था वैसे ही है ये, किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू 1। जैसे ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ए प्लस और बी माइनस हो गया, ऐसे C1 माइनस अल्फा से ये सी अल्फा, इसका के आयोनाइजेशन विल बी सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई जो अभी क्या वीक एसिड, बस वैसे ही मान लो वीक एसिड भी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है ना, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो के तो कांस्टेंट है, बट सी इंटू अल्फा का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब सी इंक्रीजेस तो अल्फा डिक्रीजेस, यही होगा ना। इसका मतलब इफ सी टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो कब होगा कंसेंट्रेशन, तो अल्फा टेंस टू 1, मैक्सिमम 1 की ओर रहेगा ना, सी डिक्रीज होगा, एंड जब कंसेंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो अल्फा बड़ा होगा, क्योंकि के तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कांस्टेंट, और ये जी सी इंटू अल्फा है ना, सी इंटू अल्फा ही है, अल्फा का कोई टर्म अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, तो सी बढ़ेगा तो अल्फा घटेगा, जैसे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो सी इंक्रीजेस तो अल्फा डिक्रीजेस, सी डिक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस, तो सी टेंस टू जीरो तो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, सी टेंस टू जीरो कब होगा, वॉल्यूम टेंस टू इंफिनिटी।
अब यही ओसवाल्ड डाइल्यूशन था, है ना? सो इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्क्स लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% ब्रेक होता है, तो ये भी तो 100% की तरह ही जा रहा है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब तुमने 20 लीटर भी डाल दिया तो बहुत ज्यादा हो गया ऐसा। इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म होता है। एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट, पीएच ऑफ वीक मोनो बेसिक मोनो एसिडिक बेस। बेस जो मोनो एसिडिक हो, मतलब उसका सिंबल क्या था, BOH ना। एग्जाम्पल NH4OH, COH ट्वाइस वगैरह तो स्ट्रांग हो गया। NH4OH एक्वस है। NH3 को ही लिखोगे, NH3 ही वाटर से कंबाइन करके क्या बन जाता है, NH4OH। ऐसे NH4OH जब ये ब्रेक करेगा तो किस में ब्रेक करेगा, NH4OH इज बेसिकली NH3, है ना। NH4OH एक्वस कंडीशन में इट डिसोसिएट टू गिव NH4 प्लस OH माइनस। ऐसे इसका क्या नोन होगा, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस है, तो B फॉर बेस, A फॉर एसिड, तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे इसका क्या आएगा, वही C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, सब चीज वही होगा, बस H प्लस की जगह OH माइनस आता जाएगा, राइट। इफ Kb का वैल्यू कितना हो गया, NH4 प्लस इंटू OH माइनस बाई NH4OH, C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C1 माइनस अल्फा, ये हो गया C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा इज लेस देन 5%, देन 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट 1 लोगे, तो फिर वही तीन वैल्यू, अल्फा का वैल्यू रूट KB बाई C, दूसरा OH माइनस, वहाँ H प्लस था, यहाँ OH माइनस होगा, वहाँ KB था, वहाँ K था, यहाँ KB होगा, वहाँ H प्लस इक्वल टू रूट K इंटू C, यहाँ H प्लस की जगह OH माइनस इक्वल टू रूट KB इंटू C, और एक और आ जाएगा POH, वहाँ PH आया था, यहाँ POH आएगा, हाफ PK A की जगह PKB माइनस लॉग C। सारे फॉर्मूले तो वही है ना, H की जगह OH, K की जगह KB। हाँ बताओ। इतना क्लियर नहीं हुआ। क्लियर क्या नहीं हुआ सोम, ये बताओ, क्योंकि केवल यूज फॉर्मूला ही करना, कुछ नहीं करना है। वीक एसिड दिया तो 3 फॉर्मूला, वीक बेस दिया तो ये 3 फॉर्मूला। हाँ, वहाँ वीक एसिड देखोगे तो अल्फा इक्वल टू रूट के बाई सी, यहाँ अल्फा इक्वल टू रूट के बी बाई सी। मैं दूंगा तो फिर वही सब डेटा दे दूंगा ना, वही फॉर्मूला, के की जगह के बी, और ये कोई एक क्वेश्चन पूछ लूंगा तो बस फॉर्मूला पुट करना है इसमें। हाँ, लेस देन इक्वल टू 5% ना, तो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल मान लो, 6% भी नेग्लेजिबल मान लो, चल जाएगा। 2 4 5 6% मान लो कि नेग्लेजिबल हो गया।
मतलब वो फिक्स नहीं है कि लेस देन 5% ही एग्जैक्ट पे नेग्लिजिबल करेंगे और 6% को अचानक एक्स्ट्रा मान लोगे। सेकेंड पार्ट, वो यदि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना लिख रहा है, रूट केवी बाई सी। मान लो सी भी 10⁻⁻6 और केवी भी 10⁻⁻6, तब तो अल्फा 1 हो गया ना, तो वीक कहाँ रह गया। केबी और सी एक ही रेंज के हैं, तो अल्फा लेस देन 5% नहीं हुआ ना, अल्फा 1 हो गया, तब तक कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं हुआ। हाँ, 1 मतलब 100%। मतलब इसमें अल्फा इक्वल टू रूट केबी बाई सी किया था। केस 2 में क्या होगा, अब रूट केबी बाई सी पहले ही चेक कर लो, ये 0.1 से कम है, देन यूज फॉर्मूला। नहीं है, केबी बाई सी यदि 1 या 10% से ज्यादा है, 11 12 13% है ना, 80% 90%, देन सॉल्व क्वाड्रेटिक। तब तो कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं रह गया ना। फॉर्मूला तो तभी वैलिड है जब अल्फा नेग्लेक्ट हुआ, टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड देन ओ एच माइनस इक्वल टू सी अल्फा। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब नेग्लेजिबल होगा। नेग्लेजिबल कब होगा, रूट के बी बाई सी से देखना। मतलब केवी और सी एक ही रेंज के दिखे हैं तो अल्फा 1 के करीब दिखेगा ना। केवी भी 10⁻⁻5 का ऑर्डर है, सी भी 10⁻⁻5 10⁻⁻6 10⁻⁻7 ले लोगे, तो क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। ओके, नेक्स्ट देखो। पीएच ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड आए तो स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस लेना, वीक एसिड से नेग्लेक्ट कर देना। जैसे 0.1 मोलर एसिडिक एसिड लिया तुमने, अब ये इसका अल्फा आएगा 1% 2% ब्रेक होगा, है ना। और इसमें हम लोगों ने डाल दिया 0.1 मोलर HCl या 0.2 मोलर HCl, तो H प्लस कितना के करीब होगा। अभी 0.1 है, उसका 1% ब्रेक हो रहा है, तो 0.001 वगैरह जाएगा, और ये 0.2 डायरेक्ट मिल रहा है, तो वीक एसिड से जो H प्लस होगा नेग्लेक्ट होगा ना। H प्लस ओनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड तुम ले लोगे, राइट। हाँ, H प्लस डायरेक्ट 0.2 मोलर कर दोगे, वीक एसिड को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हम लोग कर रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन के इफेक्ट के रूप में क्या होगा, अब मान लो कि HA है और गिव H प्लस और A माइनस, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड को ले लो, ये हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सी था तो इसे दोनों सी और सी मिलर आ गया, जैसे 0.2 मोलर H प्लस 0.2 मोलर A माइनस आ गया। बट दूसरा वाला जो एसिड हो गया HB, मान लो ये वीक एसिड मान रहे हम लोग, तो ये C2 था कंसंट्रेशन, इसका C1 कर देते हैं, C1 C2, इससे ही आ जाएगा C1 और C1, है ना, ये गिव्स आउट C1 और C1। अब ये C2 था, HP जब ब्रेक होगा क्या बनता है, H प्लस और B माइनस, तब ये C2 1 माइनस अल्फा गिव्स C2 अल्फा प्लस C2 अल्फा। बट H प्लस एक और सोर्स से आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से, वो इतना आएगा, तो H प्लस टोटल इतना होगा ना। चाहो तो C2 अल्फा को X ले लो, तो C2 माइनस एक्स, तो ये X प्लस C1, और ये X को क्या लिखा, C2 अल्फा। तो Ka कैसे होगा, X प्लस C H प्लस
इंटू बी माइनस कितना है, एक्स बाई एच बी कितना हो गया, C2 माइनस एक्स, देन सॉल्व क्वाड्रेटिक। बट यूजुअली क्या होगा, एक्स नेग्लिजिबल होगा विथ रेस्पेक्ट टू C2 0.2 आ रहा है, और वो 0.1 का अल्फा, ऐसे भी के का कितना आता है एसिटिक एसिड का अल्फा, रूट के बाई सी, कितना करीब दिखेगा रूट के बाई सी, के होता है 10⁻⁵ इसका, बाई सी है 0.1, तो 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट 10⁻⁻² दिखेगा वो। तो अल्फा कितना दिख रहा है, 0.01। तो 0.1 का 0.01 ब्रेक हो रहा है, कॉमन आयन के प्रेजेंस में तो और भी कम ब्रेक होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन अल्फा और भी कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा वो भी तुम्हें बताना पड़ेगा अल्फा। तभी यूजुअली एक्स इन प्रेजेंस ऑफ सी, एक्स को नेग्लेक्ट कर दोगे तो सिर्फ सी बच जाएगा, के का वैल्यू एक्स प्लस सी बनता है ना, उसको क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। इसमें क्या होगा, इफ एक्स इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू C2, तो के का वैल्यू जो बच गया C1 प्लस एक्स इंटू एक्स बाई C2। If strong acid solution is fairly concentrated, मतलब इतना डाइल्यूट ना हो कि वाटर का भी लेना पड़ जाए, 10⁻⁻⁷ वगैरह ना हो, फेयरली कंसंट्रेटेड, जो यूजुअल केस है, वो तो अनयूजुअल केस है ना, 0.1 मोलर 0.2 मोलर ऐसे लेते हो ना, देन के का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे, अब C1 एक्स के रेस्पेक्ट में हटा दोगे, मतलब C1 और C2 ऑलमोस्ट एक जैसा हो, तब क्या होगा, C1 स्ट्रॉन्ग एसिड का था, एक्स नेग्लेजिबल हो गया, तो इसके सिर्फ C1 बच गया, एक्स इंटू C2 हो गया, एग्जाम्पल से और क्लियर हो पाएगा ही। तब यहाँ पे H प्लस जो होगा C1 प्लस एक्स इक्वल टू C1, और जो B माइनस होगा एक्स होगा वो C2 अल्फा बचेगा। क्वेश्चन करें वही बेटर है, जैसे कि क्वेश्चन हो गया 0.1 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर एसिटिक एसिड या BHA का एसिड ले लो, इसका K का वैल्यू 10⁻⁵ है। So if we try, what will be the H plus pH अल्फा ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का तो 100% होगा, और क्या बता सकते हो बी माइनस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जल्दी समझ में नहीं आता। तो तुम लोग भी एक काम करो, 2 मिनट इसे अटेम्प्ट करो, 2 मिनट सोचो इस पे। अच्छा, हाँ चारों आंसर करके बताओ, चारों सोच लो फिर बता दूंगी।
Okay, attempted pH 2.45, अल्फा नेग्लिजिबल, K 10⁻⁵ ले लो। ओके, आई थिंक अब तक सबने अटेम्प्ट कर लिया। सोनिस H is 0.1, pH 1, BNX नेग्लिजिबल, बट जितना भी है बताना है तुम्हें, वो आंसर एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। अल्फा कितना है? प्रणय ने किया है 0.01 आ रहा है उसका, 0.1, ठीक है, सबका वही आ रहा है, तो pH 1 आ गया। तुमने बी और एक्स का लिखा 0.01, 0.001। ओके, नेग्लिजिबल बट कितना वो बताना है, ठीक है। तब 0.1 बोला, 0.1 बोला, दोनों है। तो BH मतलब वीक एसिड तुम ले भी लो तो H प्लस यदि एब्सेंस में लोगे तो रूट K इंटू सी कितना आता है? मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं दिया तो H प्लस कितना आ जाता है? रूट K इंटू सी, मतलब 10⁻⁻3। अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी बाहर से आ गया तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन क्या होगा? उसका अल्फा कम हो जाएगा। अल्फा कम हो जाएगा तो मतलब 10⁻³ भी नहीं दे पाएगा, तो 10⁻³ ही नेग्लिजिबल है। अब कितना आ जाएगा अल्फा? ऐसा तो रूट K बाई सी 10⁻0.01 आ रहा था, अब कितना होगा? H प्लस जब तुम लोगे केवल स्ट्रॉन्ग एसिड से लो 0.1, वीक एसिड से नेग्लिजिबल हो गया। तो जब BH देंगे हम लोग तो ये क्या आ गया? B प्लस और H माइनस, B माइनस और H प्लस। तो यहाँ से जो आ गया अल्फा नेग्लिजिबल होगा तो 0.1, 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे 0.1 अल्फा, और ये H प्लस भी कितना आ जाएगा? 0.1 अल्फा प्लस 0.1, इसको ऑलमोस्ट 0.1 ले लेंगे।
और ये अल्फा नेग्लिजिबल हो गया तो ये ऑलमोस्ट 0.1 हो गया। अल्फा का जो वैल्यू आ गया, के का वैल्यू कितना है, 10⁻⁵ विल बी 0.1 अल्फा इंटू 0.1 बाई 0.1, ये कैंसिल हो गया। तो अल्फा का वैल्यू 10⁻⁴। क्या क्या, बी एच गिव्स आउट बी माइनस और एच प्लस, तो वही C1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, बट एच प्लस एक बाहर से भी आया है 0.1, तो सी अल्फा 0.1 अल्फा नेग्लिजिबल हो गया, सिर्फ 0.1 बच गया। फिर के में पुट कर दो, हाँ अल्फा सही आया था तुम लोग का, 10⁻⁴। करेक्ट, ये क्वेश्चन आता है कि कितना होगा। एच प्लस इतना हो गया, मतलब पी एच इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट था। अल्फा भी आ गया, तो बी माइनस कितना आएगा, 0.1 अल्फा, ये 10⁻⁵। अब इसको समझना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। यदि if one ion is common in product, alpha decreases for weak electrolyte। तो अल्फा देखो बहुत कम हो गया ना, जो अल्फा उसका 10⁻² था, अब 10⁻⁶ पे चला गया। तो जैसे कि 0.1 मोलर CH3COH दे दिया हम लोगों ने, के का वैल्यू 10⁻⁵ है, तो अल्फा ऑलमोस्ट कितना है, 10⁻², √K/C, है ना। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या देगा, H प्लस, और कॉमन आयन क्या है, CH3CO- है ना, CH3CO- इज एडेड। इसका कॉमन आयन दो है, या तो एसिटेट आयन और H प्लस, देन अल्फा डिक्रीजेस। यही हो गया ना, मतलब CH3COH गिव्स आउट CH3CO- और H प्लस है। तुम इसको ऐड करो चाहे इसको ऐड करो, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड, है ना। ये दोनों ऐड किया तो कॉमन आयन ऐड करोगे तो बैकवर्ड गया, मतलब अल्फा डिक्रीज होगा। जैसे कि मैंने बोला वीक एसिड HA ले लो और एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, तो इस बार सबका आ जाना चाहिए। रुको एक और देख लेते हैं, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, और यहाँ पे HCl दे दिया 0.3 मोलर। तो तुम्हें क्या करना होगा, वहां पे थोड़ा फास्ट हो गया तो इसमें फिर से समझ लो, CH3CO- और H प्लस, ये 0.1, 1 माइनस अल्फा, अल्फा ऐसे ही नेग्लेक्ट होते रहता है। अब तो एक कॉमन आयन आ गया, कौन सा, HCl ना, कितना, 0.3। तो पहला काम होगा ये 0.1 अल्फा, अल्फा नेग्लिजिबल कर दो, तो ये 0.1 बच गया, ये 0.3 बच गया। अब यहाँ से के वैल्यू से तुम्हारा आ जाएगा 0.1 इन अल्फा इंटू 0.3 बाई 0.1, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, K/0.3। तो एसिटेट आयन पूछेगा तो ये मतलब एक फेमस क्वेश्चन है, सब में हर एक का एक एक टाइप याद कर लेना, तो ऐसे सॉल्व होगा। 0.1 इंटू K/0.3 ऐसा। अब बताओ सबको क्लियर हो कॉमन आयन इफेक्ट।
हाँ, किसी को कोई डाउट है इसमें? वी ऑलवेज नेग्लेक्ट अल्फा इन कॉमन आयन, मोस्टली वल्लभ 99% केसेस में तुम्हें नेग्लेक्ट कर लेना है, क्योंकि वीक एसिड ऐसे ही बहुत कम ब्रेक होगा, रूट के बाई सी देखोगे उसी से मालूम चलेगा। और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया तब तो खुद नो चांस, तब तो अल्फा कम होना ही था, तो इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। मतलब एक कॉमन आयन डालोगे ना तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ब्रेक होगा। हाँ सोहम, अभी क्लियर होते जा रहा है, ओके। अनुष्का, लास्ट पार्ट, कौन सा पार्ट इसमें? उसी क्वेश्चन को रिपीट किया, पिछले बार HCl 0.1 दिया था, इस बार 0.3 दिया, कि समझ में आया कि नहीं? लास्ट पार्ट मतलब एसिटेट आयन कितना होगा, तुम ये बोल रहे हो एसिटेट आयन का कंसेंट्रेशन 0.1 अल्फा आएगा, H प्लस भी 0.1 अल्फा प्लस 0.3 आएगा, बट अल्फा तो बहुत कम आ रहा है ना, नेग्लेजिबल है। अल्फा का ऑर्डर तो देखो कितना आ गया। हाँ, मान लो इसका के 1.8 इंटू 10⁻⁵ है, तो अल्फा कितना ब्रेक हो रहा है? ये आएगा 1.8 बाई 0.3 इंटू 10⁻⁵, इस ऑर्डर का तो है अल्फा, मतलब 0.00001 ऐसे ब्रेक हुआ, अल्फा नेग्लेजिबल ही है ना। हाँ, यहाँ पे 0.1 अल्फा और ये, तो 0.1 तो कैंसिल हो गया, तो अल्फा इतना आ गया, और वो आ गया था एसिटेट आयन 0.1 अल्फा। और उसका नहीं क्लियर हुआ तो हैंड रेज करके बताओ कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। हाँ, कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड लिया साथ है। हाँ, तो अल्फा नेग्लेजिबल, ठीक है, क्लियर है अभी, ओके। उसी तरह वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो करेंगे। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड था ना। हाँ, अब आ गया पीएच ऑफ 2, मतलब मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड, तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला में पुट करोगे हो जाएगा, बट फॉर्मूला का डिराइव तो करना पड़ेगा, डेरिवेशन कर लेते हैं। ये तुम्हें फॉर्मूला याद कर लेना, HA ले लो, इसका K1 ले लो, C1 ले लो, अल्फा 1 ले लो, HB दूसरा ले लो, उसका K2 होगा, C2 होगा, अल्फा 2 होगा। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा था, बाद में अल्फा 1 अल्फा 2 डैश ऐसे कर देंगे हम लोग, तो या फिर कॉमन आयन के प्रेजेंस में ही मान लो, तो HA जब ब्रेक होगा, जैसे एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, एग्जाम्पल CH3COH लिया तुमने और एक HCOH ले लिया, तो ये दोनों कॉमन आयन में ही चले जाएंगे, H प्लस और A माइनस, दोनों से H प्लस आएगा ना, तो दोनों का अल्फा सप्रेस होगा, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है कि अल्फा नेग्लेजिबल कर दें। C1 1 माइनस अल्फा 1, तो ये कितना आता है, C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1। H प्लस फ्रॉम ऑल द सोर्स लेते हो, वाटर से 10⁻⁷, स्ट्रॉन्ग एसिड से 10⁻3, जिससे जो सोर्स आ जाए, प्लस इससे C2 अल्फा 2 आ जाए ऐसे। H प्लस जो लेते हो तो सॉल्यूशन का H प्लस है ना, H प्लस इज कंसिडर्ड फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सोर्सेज, राइट। यहाँ से C1 अल्फा 1 और दूसरे वाले से C2 अल्फा 2, ये C2 1 माइनस अल्फा 2 है, ये आएगा C2 अल्फा 2 और ये C2 अल्फा 2। अब अल्फा 1 तो नेग्लेजिबल होता ही है मोस्टली, जब तक कि एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड ना रहे, तो वो केस ही नहीं दे रहा हमें। C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 बाई C1 1 माइनस अल्फा 1। यूजुअली अल्फा नेग्लेक्ट होता है, इफ अल्फा इज नेग्लेजिबल, मतलब तो क्या होगा, K1 इंटू C1, ये बच गया, C1 को इधर ले लो, 1 माइनस अल्फा 1 को क्या लिखा, 1 माइनस अल्फा 1, ऑलमोस्ट 1, ये बच गया C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में क्या हो गया, K2 C2, वो आ जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, इसमें एक और टर्म आएगा, इसके है ना, यहाँ पर आ रहा है C1 अल्फा 1
फर्स्ट इक्वेशन, इसमें आ जाएगा C2 अल्फा 2 सिमिलरली। अभी दोनों को ऐड कर दो, K1 C1 प्लस K2 C2, तो C1 अल्फा 1 कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। अब फिर से वही C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, मतलब स्क्वायर आ गया ना। C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये H प्लस का कंसेंट्रेशन है ना, इतना इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर K1 C1 प्लस K2 C2। H प्लस का वैल्यू रूट K इंटू C आया था, अब दो मिक्सचर आ गया था, रूट K1 C1 प्लस रूट K2 C2। तीन आ गया था, रूट K1 C1 प्लस रूट K2 C2 प्लस रूट K3 C3, इस तरह से आएगा। बट अब एक एसिड फेयरली स्ट्रांग हो गया, तो सिर्फ एक ही का बचेगा। मान लो Ka2 बहुत छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू K1, मतलब वो उतना डिसोसिएट नहीं होगा, तो मेनली एक ही वीक एसिड से लोगे ना, तो रूट K1 इंटू C1 आ जाएगा फिर। ये क्लियर हो गया? ओके, हाँ, इसको हम लोग करें, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। Similarly, mixture of two weak bases, H plus का जगह H minus, if K1 K2 के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, तो H प्लस कितना बच जाएगा, सिर्फ रूट K1 इंटू C। K2 से नेग्लेक्ट हो गया वो, ये होगा ना। If water is also considered as weak acid, क्योंकि हो सकता है कितना डाइल्यूट हो, रूट K1 इंटू C1, ये वैल्यू तुम्हारे 10⁻⁷ के ऑर्डर में आ गया। H प्लस तुम्हें उससे भी लेना होगा, रूट K1 C1 प्लस रूट K2 C2 इंटू यहाँ पे KW भी लेना होगा, ये भी लर्न कर लोगे। K1 C1 यदि 10⁻⁷ के ऑर्डर का है, तो ये भी KW भी, मतलब -14 -15 का ऑर्डर का है, तो KW भी लेना होगा, वो भी तो उसी ऑर्डर का है ना। ओके, हाँ देखो, अब एच ऑफ वीक डाई बेसिक एसिड, इसमें भी एक एक ही फॉर्मूला आता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। देखो एग्जांपल, डाई बेसिक एसिड क्या होगा, H2CO3 H2S, ये H प्लस प्रोवाइड करेगा। जैसे H2CO3 को हम लोग क्या करते हैं, H2A लिखते हैं, काम करते हैं, इजी रहेगा लिखना। H2A gives out what, H प्लस प्लस HA माइनस, इसका K1 नोन है। अब HA माइनस फर्दर डिसोसिएट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इसका Ka2, ऐसे K1 K2 K3 K4 जैसा एसिड होगा, ऐसे डाई बेसिक एसिड है, K1 और K2 इज डिफाइंड। तो ये C हो गया 1 माइनस अल्फा, तो ये आएगा C अल्फा, C अल्फा। अब K1 K2 के रेस्पेक्ट में ग्रेटर होगा हमेशा, क्यों, सेकंड में क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज है, इससे H प्लस निकालना डिफिकल्ट है।
हाँ, तो उसे हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं फिर। अब क्या होगा कि मान लो कि सी अल्फा हो गया, तब एच ए जो होगा ये फर्दर ब्रेक होगा। कौन सा एच ए? ये एच ए फर्दर ब्रेक होगा किसमें? एच प्लस और ए टू माइनस में। तो इसको यहीं पे कैसे दिखाएं, इसको यहाँ से करके दिखाते हैं। एक अलग इक्वेशन लिख देते हैं उसके लिए। एक अलग इक्वेशन लिखा हम लोगों ने, तो यही एच ए माइनस सी अल्फा है। यहाँ से अलग से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको जब ब्रेक करना है तो एच प्लस सॉल्यूशन में ऑलरेडी सी अल्फा पड़ा हुआ है, ए टू माइनस नहीं था। तो इससे जब एक्स मोलर ब्रेक होगा तो एच प्लस भी एक्स आएगा और ए टू माइनस भी एक्स आएगा। एच टू ए ब्रेक हुआ एच प्लस एच ए माइनस में, तो दोनों सी अल्फा एंड सी अल्फा है। अब एच ए माइनस भी ब्रेक होगा, बट जब वो ब्रेक करेगा तो एच प्लस और ए टू माइनस, बट एच प्लस पहले ही से सॉल्यूशन में सी अल्फा है। वाटर से भी 10⁻⁻⁷ है, तो वो सब नेग्लेजिबल है वाटर वाले। तो कितना हो गया ये? 10⁻सी अल्फा पहले से था और एक्स और ब्रेक होके आ गया था। टोटल एच प्लस सॉल्यूशन में सी अल्फा प्लस एक्स हो गया ना। तो ये एच प्लस तो टोटल सॉल्यूशन में ही है ना, इसलिए इसको भी सी अल्फा प्लस एक्स कर दोगे। अब सोचो कि सी अल्फा से ही कुछ पार्ट ब्रेक हो रहा है। मान लो ये 10⁻, एक इक्वेशन मान लो कि ये 10⁻⁻³ है, मतलब ईच 1000 मोल में एक मोल ब्रेक हुआ। तो ये मान लो 10⁻³ लोगे तो ये दोनों 1 1 आएंगे। अब ये 1 है और ये मान लो क्या क्या वैल्यू 10⁻⁻8 हो गया, मतलब ये 10⁻⁻4 10⁻⁻4 आना चाहिए था। तो ये 1 के रेस्पेक्ट में 10⁻⁻4 ही ब्रेक कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये ऑलरेडी 1 है, ये ब्रेक हुआ 1। अब इस 1 का ही कुछ पोर्शन ब्रेक होके एक्स बना, तो 1 का कितना परसेंट ब्रेक हुआ 1 के रेस्पेक्ट में? 10⁻⁻4, मतलब नेग्लेजिबल ब्रेक हो गया। ये पहले दोनों सी अल्फा आ गए, फिर सी अल्फा थोड़ा बहुत ब्रेक होके एक्स आ गया था। एक्स सी अल्फा के रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल होगा ना, बिकॉज के टू इज वेरी स्मॉल। उसी का एक पोर्शन ब्रेक हो गया, तो इतना सिग्निफिकेंट कैसे हो सकता है? 1 से तो छोटा ही रहेगा ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसको तुम लोग नेग्लेक्ट करके क्या लिख लेंगे हम लोग? सी अल्फा। और ये तो एच ए माइनस ही था ना, सी अल्फा माइनस एक्स, अब सी अल्फा बच गया। हाँ, तो ये इसको क्या लिख देंगे? सी अल्फा। तो ये इसको अप्रोक्सीमेशन को एक बार लिख के समझोगे, क्लियर होगा। C1 माइनस अल्फा से सी अल्फा आ गया। अब सी अल्फा का ही कुछ परसेंट ब्रेक हो रहा है, बट के टू इज वेरी स्मॉल, तो एक्स इज नेग्लेजिबल विथ रिस्पेक्ट टू सी अल्फा, तो सब सी अल्फा ही बन गया। तो पहला इक्वेशन ये वाला जो पार्ट हो गया, ये तो वीक मोनोबेसिक एसिड की तरह ही हो गया, सब चीज तो वही हो गया। C1 माइनस अल्फा सी अल्फा के1। सिर्फ दूसरा इक्वेशन एक न्यू आ गया। तो पहला तो फिर वही हो गया। फर्स्ट में क्या हो गया? के ए वन इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई C1 माइनस अल्फा, ये सब चीज वही हो गया। सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा नेग्लेजिबल है ना, तो कितना हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू रूट के बाई सी, ये होगा। एच प्लस का वैल्यू रूट के वन इंटू सी, यही होगा ना। पी एच का वैल्यू हाफ पी के वन माइनस लॉग सी। और नेग्लेक्ट नहीं होगा तो सॉल्व क्वाड्रेटिक। तो पहला स्टेप तो वही है जो हम लोग कर चुके हैं, वीक मोनोबेसिक एसिड। दूसरा स्टेप एक न्यू आ गया, उसमें के टू आ गया। के टू से क्या आएगा वैल्यू? सी अल्फा इंटू एक्स बाई सी अल्फा। के टू कितना हो गया? सी अल्फा इंटू एक्स बाई सी अल्फा, तो एक्स ही बचा ना। ए टू माइनस का वैल्यू के टू आ गया। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है, तुम्हें फॉर्म ये आएगा ही, मतलब आते रहता है क्या, तुम लोग के टेस्ट में तो आना ही है। एक जो के टू बच गया, वो बच गया सी अल्फा इंटू एक्स बाई सी अल्फा। एक्स इज के टू, एक्स क्या था? ए टू माइनस। ये डायरेक्ट याद कर लेना, ये क्वेश्चन आते रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लो, 0.1 मोलर H2S, K1 10⁻⁻7, K2 10⁻⁻14। तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, HS माइनस, H2 माइनस। ट्राई करो। फॉर्मूला ही नहीं है तुम्हारे पास अभी तो। देखो, तो H2 माइनस तो डायरेक्ट याद कर लो कितना होगा? Ka2, Ka2 मतलब 10⁻⁻14।
यही था ना? अब बाकी दोनों के लिए H प्लस इक्वल टू HS माइनस इक्वल टू रूट Ka1 इंटू सी। जो वीक मोनोबेसिक एसिड का था वो था 10⁻⁴ मोलर, तो पीएच आ जाएगा 4। ये सबको क्लियर हो गया? H2 माइनस आना ही है। जैसे क्वेश्चन दे दे 0.1 मोलर H2CO3, तो तुम्हें CO3 माइनस पूछेगा, तो CO3 माइनस इज Ka2। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखा ना जेई मेंस में। ओके, अप्रोक्सीमेशन फिर से नहीं समझ आता, एक काम करो, अभी ट्राई बेसिक कर रहे हैं उसमें क्लियर करने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन दे दिया गया 0.1 मोलर वीक ट्राई बेसिक एसिड H3 है, एग्जाम्पल है H3PO4। इसका K1 K2 K3 गिवन है। ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा, H3 है। पहले किस में ब्रेक होगा? H प्लस और H2A माइनस। इस पर अप्रोक्सीमेशन समझना है ना, इसका K1 मोल होगा। तो ये C1 माइनस अल्फा ब्रेक हुआ, तो ये C अल्फा आ गया। अब ये जो H2A माइनस है वो कितना है? C अल्फा। अब ये भी ब्रेक होगा, ये ब्रेक करके H प्लस देगा। मान लो C अल्फा Y ब्रेक कर गया तो Y मोल H प्लस दिया, बट सॉल्यूशन में C अल्फा तो पहले ही से पड़ा हुआ था, टोटल C अल्फा प्लस Y आ गया ना, और एक आ गया Ha2 माइनस, ये भी Y आ गया। X लेके चलो, एक काम करो, Y अगले में ले लेंगे। हाँ, तो ये X ब्रेक हो गया, तो X यहाँ पर आ गया, तो ये X आ गया। एक्चुअली H प्लस C अल्फा प्लस X हो गया, और H2A माइनस इसको इधर लिखा, तो ये वही है ना X। अब X नेग्लिजिबल होगा विथ रेस्पेक्ट टू C अल्फा, तो H प्लस क्या बच जाएगा? ओनली C अल्फा बच जाएगा, X तो नेग्लिजिबल है। अब Ha2 माइनस भी ब्रेक होगा, और किस में जाएगा वो? H प्लस और A3 माइनस है, इसको K3 से रिलेट कर सकते हो। अब Ha2 माइनस कितना था? X मोलर, तो Y ब्रेक हो गया, मतलब ये Y ब्रेक हो गया। अब ये भी नेग्लिजिबल होगा, K2 K3 का वैल्यू बहुत कम है, तो जो ब्रेक हो रहा है नेग्लिजिबल आ रहा है। तो H प्लस पहले ही से सॉल्यूशन में C अल्फा प्लस X पड़ा हुआ है। राइट अनुराग, क्लियर हो रहा है? C अल्फा प्लस X प्लस Y, गुड। हाँ, प्लस Y आएगा, A3 माइनस भी Y आ गया, बट टोटल H प्लस C अल्फा प्लस X प्लस Y होता है, सॉल्यूशन का कॉमन लिखना है जितना भी होगा, प्लस वाटर का भी 10⁻⁻7 ऐड करना होता है, जो सोचता है। C अल्फा प्लस X प्लस Y। नाउ अप्रोक्सीमेशन हम लोग करेंगे, तो ये कितना हो गया? केवल C अल्फा, यही ना, एक्स वाई सब नेग्लिजिबल है, एक्स वाई नेग्लिजिबल है, तो सी अल्फा बच गया, यहाँ भी सी अल्फा बच गया। ये एक्स के रेस्पेक्ट में वाई नेग्लिजिबल है, तो एक्स बच गया, यहाँ एक्स बच गया, बस यही आ गया। अब 3 इक्वेशन आ गए। एक्स एंड वाई विल बी नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू सी अल्फा। K2 का वैल्यू बहुत स्मॉल है, K1 लार्ज है, K2 बहुत स्मॉल है, तो K2 को जब ब्रेक करना है तो एक तो बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत कम ब्रेक करेगा, ऊपर से एक कॉमन आयन भी पड़ा हुआ है H प्लस। पहले ही स्टेप में H प्लस से कितना ज्यादा आ गया है कि वो आगे ब्रेक ही नहीं होने दे रहा उसे, इसलिए नेग्लिजिबल होगा। थर्ड स्टेप में भी जाओगे तो K3 बहुत छोटा है, इसलिए कम डिसोसिएट होगा, और भी डिसोसिएट करने चलोगे तो सॉल्यूशन में H प्लस पहले ही से पड़ा हुआ है, कॉमन आयन इफेक्ट, तो और भी कम डिसोसिएट होगा। हाँ, तो इसका फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया? K1 C अल्फा इंटू C अल्फा बाई, अब ये देखो वीक मोनोबेसिक एसिड है, सब तो वही हो गया ना, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल, कैसे मालूम था? रूट K1 बाई C चेक करोगे ना, K1 बाई C1 लेस देन 0.1 है, देन वही सब फॉर्मूला यूज कर दो, H प्लस इक्वल टू C1 अल्फा 1, पीएच इक्वल टू हाफ PK1 माइनस log C, यही है ना? नहीं तो सॉल्व क्वाड्रेटिक, अदरवाइज
सॉल्व क्वाड्रेटिक। तो ये तो पहला इक्वेशन हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, वीक मोनोबेसिक एसिड कर चुके हैं हम लोग। हम लोग के लिए इस स्टेप में क्या आ गया, Ha2 माइनस कितना आएगा, Ha2 माइनस का कंसेंट्रेशन बताओ। Ka2, सोहम आदित्य, राइट। Ka2 आएगा ना। हाँ तो ये क्वेश्चन आना ही है। और A3 माइनस, इसमें आरसीएम में ये क्वेश्चन सॉल्व में दिया हुआ है H3PO4, उसमें देखना है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ जाएगा तुम्हें, क्योंकि अल्फा नेग्लेजिबल नहीं होगा। वही डेटा वाला क्वेश्चन हर जगह 0.1 मोलर वाला। इसका अवस्थी पहले मत करना, और सब बुक करो तब अवस्थी का लेवल 2 करना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा, जल्दी समझ में नहीं आएगा फिर। Ka2 का वैल्यू फिर से वही आ गया, यह था सी अल्फा, और ये कितना था एक्स बाई सी अल्फा। सेकेंड स्टेप तो वही है ना जो था, एक्स इक्वल टू Ka2। एक्स क्या है, HaH2 माइनस। अब थर्ड स्टेप में जाए तो K3 हो गया, H प्लस था सी अल्फा, और एक K3 माइनस था ना, बाई इधर क्या था, Ha2 माइनस। Ha2 माइनस कितना है, एक्स था, तो उसको लिखेंगे K3, ये हो गया रूट K1 इंटू सी, इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल। सी अल्फा इज इक्वल टू रूट K1 इंटू सी इंटू A3 माइनस। अब तो सॉल्व कर लोगे, ये सब नोन हो गया तब क्या है, और एक्स का वैल्यू तो ऑलवेज Ka2 था। A3 माइनस विल बी K2 K3 बाई रूट K1 इंटू सी, ऐसा। हाँ आप बताओ। अब क्लियर हो गया सब, गुड। ओके, तो अब उन्होंने एक पार्ट कर लिया इसका, अब कल बफर सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद एक लेक्चर में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, फिर डाउट्स आ जाएगा तो हो जाएगा। हाँ मॉड्यूल करो, ये रिसॉल्व एग्जाम्पल का बुक है कोई, आरसीएम पी बहादुर या लेवल 1 अवस्थी का, उसमें सॉल्यूशन है ना, तो वो सब पहले करो, थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। थोड़ा मॉड्यूल से थियरी पढ़ के क्वेश्चंस भी कर लो, ये थियरी भी समझने की कोशिश करो मॉड्यूल से, जितना सोचोगे क्वेश्चन को उतना अच्छा रहेगा इसमें। ओके।